नमस्कार दोस्तों। जीआईसी लेक्चरर मॉक टेस्ट की श्रृंखला का ये छठा आज एपिसोड है या छठा मॉक टेस्ट है। इस मॉक टेस्ट में भी 40 प्रश्न हैं पूर्व की भांति, इनको हम करने जा रहे हैं। जीएस का बहुत अहम योगदान होगा, ये बात जो पहले समझ जाएंगे उनके लिए ये पूरा एग्जाम आसान हो जाएगा। 120 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन जीएस के आपसे पूछे जा रहे हैं और 80 क्वेश्चन आपके ऑप्शनल से। ऑप्शनल में आप अगर आपने सही से पढ़ा है तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर लेंगे, लेकिन जीएस की स्थिति ये आ जाती है कि इसमें 15 क्वेश्चन भी सही करना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर वो मैथ पढ़ रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि जीएस भी उनका सही हो। तो इसकी प्रैक्टिस आप सही से करिए, गंभीरता से आप इसको लीजिए, अच्छे से कोई किताब पढ़िए और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। बाकी आपकी मर्जी, आप इसकी क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं, लेकिन बाद में पछताने के लिए ना रहे। चलिए शुरू करते हैं इस मॉक टेस्ट को और देखते हैं पहला प्रश्न। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? और ये संस्थान स्थित है वाराणसी में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नई दिल्ली में जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसी का एक घटक है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। वर्ष 1992 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस परियोजना की मतलब इसकी स्थापना की गई थी और वाराणसी में इसको स्थापित किया गया था। और ये 1999 को राष्ट्रीय संस्थान के रूप में घोषित किया गया था। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के रूप में इसको मान्यता प्रदान की गई थी। वैसे एक घटक के रूप में 1992 में बनाया गया था, लेकिन इसको फिर 1999 में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां पर स्थित है? बहुत ही आसान प्रश्न है। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर है लखनऊ। लखनऊ में ये स्थित है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। 1957 में मोतीलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा इसको ओपन किया गया था और बालकों के विकास के लिए ज्ञान विज्ञान संस्कृति संबंधी यहाँ पे कक्ष हैं। 4 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए ये संग्रहालय डेवलप किया गया है, इसलिए इस उम्र के बच्चों को अगर वहां पर ले जाया जाए, उनको दिखाया जाए तो उनको बड़ा लाभ मिलेगा। अगला जो प्रश्न है, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहां पर स्थित है? देखिए कई बार क्या होता है, एक टॉपिक उठाया जाता है और उससे कई प्रश्न बना दिए जाते हैं। तो हर मॉक टेस्ट में हम अलग अलग तरीके का प्रयोग कर रहे हैं कि कैसा भी पेपर आपसे पूछा जाए तो वो आपका सही ही हो प्रश्न, आपको टेस्ट पता हो, आपको पता हो पैटर्न क्या है एग्जाम का। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में स्थित है और ये श्रम मंत्रालय के अधीन एक संस्थान है और इसमें श्रम प्रशासक, ट्रेड यूनियन, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधक और श्रम से संबंधित जो सरकारी अधिकारी होते हैं और श्रम और प्रशिक्षण के क्षेत्र में जो अनुसंधान का कार्य करते हैं उन लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट संस्थान है। अगला जो प्रश्न है, राज्यपाल संबंधी यहाँ पर 4 कथन दिए हुए हैं, बताना है कौन सा सही है। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि जो राज्यपाल बनने वाला हो उसकी आयु कम से कम 35 साल हो, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। बताना है कौन कौन सा सही है। तो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो जन्म से नागरिक होना चाहिए ये गलत है और उसकी आयु 35 वर्ष हो ये सही है, ये सही है। लोकसभा की सदस्यता का भी कोई प्रावधान नहीं है, तो दूसरा चौथा सही है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डिटेल में इसको हम देखते हैं। राज्यपाल बनने के लिए जरूरी है कि वो 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। बाकी इसमें जो चीजें दी है वो सही नहीं है, इन दोनों बातों को याद रखिएगा। कथन कारण का भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। उसमें एक प्रश्न है, भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए। कथन कारण के प्रश्न करते कैसे हैं, कई बार लोग मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछते हैं। पहला जो स्टेटमेंट है पहले आप उसको देखिए कि ये सही है कि नहीं। भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है, ये सही है। इस प्रकार सही है क्योंकि गांव में अगर गरीबी ना होती तो नगरों में लोग जाके बसते ना, और गरीब लोग वहां पे जाते हैं तो नगरों की गरीबी भी वो बढ़ाते हैं। अब दूसरा देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा शिक्षा का स्तर नीचा है। अब यहाँ पर ये बात तो तय हो गई कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। अब देखना है कि क्या पहला जो दिया है, भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है, उसका कारण क्या यही है कि शिक्षा का स्तर नीचा है? अगर ये चीज सही है तो यहाँ पर ए होगा, यानी कि पहले कथन की व्याख्या ये दूसरा कथन कर रहा है, यानी ए और आर दोनों सही है, तो क्लियर हो ही गया। अब आर ए की सही व्याख्या है कि नहीं यही तो देखना है। अगर ये व्याख्या कर रहा है तो ए हो जाएगा, व्याख्या नहीं करेगा तो बी होगा। बाकी दोनों विकल्प आप जानते हैं, जब
ए सही होता है, आर गलत होता है तो सी, और ए गलत होता है, आर सही तो डी होता है। यहां पर क्या हो जाएगा, ए आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। अगर गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए तो लोगों में कौशल का विकास होगा, लोगों में नौकरी करने के प्रति जो चीजें चाहिए वो पूरी होंगी, तो लोगों की नौकरी करने के प्रति जो शहर जाने का रुझान है, जो जिज्ञा होती है कि एक बचपन से ही सोचते हैं कि हम बाहर जाके कमाएंगे, तो वो चीज समाप्त हो जाएगी, और जो एक वंचना का जीवन वो जीते हैं वो समाप्त होगा। इसलिए ये दोनों सही है। थोड़ा समय लगा लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता है? कौन सा अंग है? सीमांत कृषक, भूमिहीन कृषक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति। तो इसमें जो डी ऑप्शन दिया है, अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति को सोशल इंक्लूजन, जो सामाजिक समावेशन है या वित्तीय समावेशन है, इसके प्रगति के रूप में, अगर एक चीज आप समझिए, जहां पर ऐसे शब्द आए भारी भरकम तो आप घबराइए ना। समावेशी विकास यानी कि मतलब क्या है, पहले आप ये समझिए। सामाजिक समावेशन और वित्तीय समावेशन में प्रगति के रूप में देखा जा सकता है समावेशी विकास को। अगर समावेशी विकास हो रहा है, इसका मतलब यह है कि सामाजिक समावेशन हो रहा है और वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन इसमें शामिल होंगे, तो सीमांत कृषक होंगे, भूमिहीन कृषक होंगे, एससी एसटी होंगे, लेकिन अर्धशहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति, ऐसी कोई कैटेगरी इसमें नहीं बनाई गई। ऐसा नहीं कि यहाँ रहने वाले व्यक्ति लाभार्थी नहीं हो सकते, लेकिन ऐसी कोई कैटेगरी उसमें नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता विरोधी कार्यक्रम नहीं है? आर एल ई जी पी, आई आर डी पी, एम आर टी पी और एन आर ई पी। अब ये प्रश्न करने के लिए आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी चाहिए। अगर इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा तभी आप कर पाएंगे। देखते हैं। एम आर टी पी जो है ये एक अधिनियम है। ये अधिनियम निर्धनता विरोधी कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। निजी क्षेत्र में एकाधिकार की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम एक पारित किया गया था 1970 में। तो ये तो हो गया एक्ट, और इसका उद्देश्य क्या था? एकाधिकार प्रवृत्ति जो निजी क्षेत्र में होती है उसको रोकने के लिए। तो ये नहीं है। बाकी जो यहाँ पर और कार्यक्रम दिए हुए हैं, जैसे RLEGP यानी ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, IRDP यानी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, और NREP यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ये सब किसके लिए है? ये सब गरीबी उन्मूलन के लिए है। और ये इंपॉर्टेंट है कि IRDP को 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ किया गया था महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर। तो इस प्रश्न का आप सही उत्तर आप समझ सकते हैं, निर्धनता विरोधी यानी निर्धनता के उन्मूलन के लिए MRTP नहीं है, बाकी सब है, क्योंकि ये एक एक्ट है। ठीक है ना? तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है? आपको पता है कि इसमें जो समितियां दी हुई हैं ये सब आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाली समिति है, लेकिन निर्धनता के अनुमानों से संबंधित जो समिति रही है वो दोनों रही है। सुरेश तेंदुलकर भी रही है और लकड़ावाला समिति भी रही है। बी और डी दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा। सुरेश तेंदुलकर और लकड़ावाला, और सी पे दिया हुआ बी डी, यानी कि दोनों ये सही है। ये विजय केलकर नहीं रही है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? फिलिप्स वक्र जो है वो किसके बीच में संबंध को दर्शाता है? फिलिप्स वक्र के अंतर्गत मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध को दिखाया जाता है। 1958 की बात है। A.W. फिलिप्स ने मौद्रिक मजदूरी में परिवर्तन की दर या स्फीति दर तथा बेरोजगारी की दर के बीच एक वित्तीय संबंध पाया था और उसी को इन्होंने दर्शाया था। ऊंची स्फीतकारी दर के साथ बेरोजगारी की दर कम होती है, ऐसा इन्होंने कहा था कि अगर इस स्फीति बढ़ेगी, ऊंची स्फीतकारी दर होगी, तो बेरोजगारी की दर कम होगी। और इस संबंध को प्रदर्शित करने के लिए जिस वक्र का उन्होंने निर्माण किया था उसी को फिलिप्स वक्र के फिलिप्स कर्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये क्या करती है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को दर्शाती है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, आपको इसमें सुमेलित करना है। फायदोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, अल्टीमीटर, ये दिया हुआ है। सामान्य सा प्रश्न है, इसको हम देख लेते हैं। फायदोमीटर नामक यंत्र से समुद्र की गहराई, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, और हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता, और अल्टीमीटर से समुद्र तल की से विमानों की जो ऊंचाई होती है उसको मापते हैं। तो इस तरीके से आप सेट करेंगे तो 4A 1B 2C 3D है ना, 4A 1B 2C 3D ये आ जाएगा। तो जब आप इसको सेट किया करिए तो लिख लिया कीजिए, यहाँ पे 4 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा।
तो 4 1 2 3 ऐसे आप करके सेट कर सकते हैं, ये आसान रहता है। या फिर आप सुमेलित कर लीजिए ऐसे तीर बना के। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, एक उपग्रह जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्नलिखित में से किस कारण से करता है, यानी कि कौन सा बल होता है जिसके कारण वो चक्कर लगाने में सक्षम हो पाता है। तो ये जो उपग्रह है वो चक्कर लगाता है किस कारण से, केंद्राभिमुखी बल के कारण। जो केंद्राभिमुखी बल लगता है इसकी अंग्रेजी क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो केंद्राभिमुखी बल जो लगता है, एक होता है अपकेंद्रीय बल, यानी कि जैसे ये केंद्र है, केंद्र के अंदर की ओर जो लगेगा वो केंद्राभिमुखी बल होगा, है ना। अभिकेंद्रीय भी इसको बोलते हैं, इसका एक नाम होता है अभिकेंद्रीय। और एक होता है जो केंद्र के बाहर की तरफ लगता है इधर की ओर, उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय। तो जो अभिकेंद्रीय बल होता है इसके कारण से कक्ष में कोई भी उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाने में सक्षम हो पाता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हीरे में, पानी में, निर्वात में, हाइड्रोजन में। तो कठोरता के हिसाब से जो सबसे कठोर चीज होगी उसमें इसका वेग अधिकतम होगा, और सबसे सॉरी प्रकाश का वेग, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे मैं बता रहा था आपको साउंड का वेग, यहाँ पे लाइट का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट पूछी जा रही है। तो लाइट का वेग जो पूछा जा रहा है वो निर्वात में सबसे ज्यादा होगा। एक्सट्रीमली सॉरी, मैं गलत बोल रहा था। तो ये निर्वात में सबसे ज्यादा होगा। प्रकाश को निर्वात में अगर आप चलाएंगे तो सबसे तेज गति से वो चलेगा। निर्वात में 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका वेग होता है। बाकी हीरे में 2.4 समथिंग होता है, ऐसे 1.3 होता है, ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, निर्वात में प्रकाश के वेग की बात हो रही थी, साउंड की वेग की बात नहीं हो रही थी। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था, चैतन्य, मीराबाई, नामदेव, वल्लभाचार्य। इसका सही उत्तर है कि जो नामदेव थे वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। एक इंफॉर्मेशन इनके बारे में ये आप याद कर लीजिए, वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे, और भक्ति आंदोलन के संतों में ये नामदेव जो थे ये इस्लाम से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, है ना। मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा, कठोर शारीरिक साधना के मार्ग के ये विरुद्ध थे। नामदेव कहते थे कि एक पत्थर की पूजा होती है और दूसरे को पैरों के तले रौंदा जाता है, यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान है। तो ये स्टेटमेंट भी आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि ये स्टेटमेंट किसका है, तो जब पढ़िए तो थोड़ा सा रिलेट करके पढ़िए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, नामदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, यानी कि जो होली के त्योहार का सार्वजनिक उत्सव होता है उसमें पार्टिसिपेट करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। इस प्रश्न का सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था ऐसा जिन्होंने हिंदुओं के त्योहार मुख्यतः होली में पार्टिसिपेट करना प्रारंभ किया था, ठीक है, सार्वजनिक तौर पे। तो मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहां पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये पीसीएस के एग्जाम में। तो देखिए हर आयोग की एक अपनी क्वेश्चन की श्रृंखला होती है, क्वेश्चन बैंक होता है। तो अगर सॉरी उस क्वेश्चन बैंक को आप पकड़े तो वो हर एग्जाम में वैसे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये कहाँ है, ये है हम्पी में। ये कहां पर है, हम्पी में। विठल मंदिर का निर्माण जो हुआ था वो तुलु वंश का एक राजा था, कृष्णदेव राय, है ना। कृष्णदेव राय ने इसको कराया था, और इस मंदिर में 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में इसका निर्माण किया गया था। तो तीन चीजें याद रखिए, तुलु वंश, कृष्णदेव राय और हम्पी में। बाकी इसकी विशेषता आप प्रश्न में पढ़ ही चुके हैं। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाभियोग का जो मुकदमा चलाया गया था ये वारेन हेस्टिंग पर चलाया गया था। वारेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण ये महाभियोग का मुकदमा उस पर एक बार 1788 में, है ना, चलाया गया था, और ये 1795 तक चला था। लेकिन ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवा को देखते हुए उसके सभी दोषों से उसको माफ किया और मुक्त कर दिया था, बरी कर दिया था। और ये भी कहा था कि वारेन हेस्टिंग ने ये सब कुछ साम्राज्य के हितों के लिए किया है। उसने कहा कि साम्राज्य के हित के लिए किया है। और महाभियोग के बारे में विद्वानों का अलग अलग मत है। बी.ए. स्मिथ का निर्णय था, उन्होंने कहा कि निर्णय अधिक मान्य है, मतलब जो बी.ए. स्मिथ का निर्णय मान्य है उसमें उन्होंने कहा था कि उसके थोड़े से दोस्त, जहां तक वे वास्तव में दोस्त थे, उस राजनीतिज्ञ के दोस्त थे जिस पर सहसा ही संकट आ पड़ा हो।
तथा जिस पर इतनी कठिन उलझने आ पड़ी हो कि मानवीय समझ में भूल चूक हो जानी आवश्यक ही नहीं थी। ऐसा उन्होंने कहा था। खैर ये लोग अपनी गलती छुपाने के लिए कुछ भी करते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, ए ऑप्शन, यानी कि इस पर महाभियोग का मुकदमा चला था। आपको याद रखना है कि कब चला था, तो 1788 से ये मुकदमा चला था और 1795 तक चलता रहा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से 1857 में किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम रखा गया था? इनाम रखे जाते थे ना, तो किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम ये रखा गया था 1857 में? जो शामिल थे, ऐसा नेता कौन थे? तो ये थे अहमदुल्लाह, फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्लाह ये थे। इन्होंने विद्रोह किया और विद्रोह जब हुआ तो अंग्रेज इतना भयभूत हो गए, इनसे डर गए कि 50,000 रुपए का नगद इनाम घोषित कर दिया। फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्लाह ने ही किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, किसने? अहमदुल्लाह ने ये नेतृत्व किया, उन्हीं के ऊपर यह इनाम घोषित किया गया था। निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? अधीनस्थ न्यायालयों की क्या कार्य पद्धति है, उसका परीक्षण करने के लिए कौन सी याचिका है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्प्रेषण, है ना। सेरिटोरी जो होता है, उत्प्रेषण जो होता है, उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध याचिकाएं जो होती हैं, ये अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय की सुनवाई कर लेते हैं, तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध याचिका द्वारा मामले को अपने पास मंगा लेता है। उत्प्रेषण इसी को बोला जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्प्रेषण, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो पूरे भारतवर्ष की बात इसमें हो रही है और ये जो घटना हुई थी, मतलब घटना नहीं कहेंगे इसको, ये सकारात्मक घटना है। तो ये जो इतिहास का ये महत्वपूर्ण बिंदु है, ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है कि सरोजिनी नायडू को राज्यपाल पद पर मनोनीत किया गया था 15 अगस्त 1947 से 1 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पद पर। तो महिला भारत की प्रथम और उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। वर्तमान में यूपी का राज्यपाल कौन है, जरा बताइएगा कमेंट करके। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया, यानी कि पहले से वो नहीं था? ग्राम पंचायतों का गठन, गोहत्या पर प्रतिबंध, ये सब पहले से थे। ये था, है ना। समान नागरिक संहिता, ये भी थी। इसमें जो मुफ्त कानूनी सलाह है, ये बाद में जोड़ी गई। मुफ्त कानूनी सलाह को 42वें संविधान संशोधन 1976, एक फैक्ट ये भी याद कर लीजिएगा कि 42वें संविधान संशोधन को कब लागू किया गया था, कब किया गया था? तो 1976 में। और संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी के अनुच्छेद 39 का में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? बहुत सामान्य सा प्रश्न है। ये सब पड़ोसी देश दिए हुए हैं, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इनमें से बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है और ये जो सीमा है वो 4096.7 किलोमीटर की सीमा है। बाकी चीन के साथ इसके बाद में सेकंड स्थान पे 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 और अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी 106 किलोमीटर की सीमा है। तो ये ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा भारत बनाता है, 4096.7 किलोमीटर की ये सीमा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में पाया जाता है? कौन सा ये प्रजातीय समूह है, यानी कि उत्तर पूर्वी भारत में पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट में, और वहां पे पहाड़ी और जंगली क्षेत्र है, वहां पाया जाता है। तो ये है मंगोलाइट। क्या है? मंगोलाइट। और इसका जो निवास है वो केवल एशिया महाद्वीप में ही पाया जाता है और इससे संबंधित लोगों की जो त्वचा होती है, पीला रंग, आंख छोटी, काले भूरे बाल, शरीर पर बालों की एकदम कमी और माथा चौड़ा, इस तरीके की विशेषताएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? हंटर, फ्लिंडर्स, ऑरेंज, गिलबर्ट, यानी कि 3 नदियां हैं जो ऑस्ट्रेलिया में बहती हैं, कोई एक नदी है जो नहीं बहती है। इनमें से जो ऑरेंज रिवर है, ये साउथ अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। कहाँ की है? साउथ अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। डेकन्सवर्थ पर्वत वहां पड़ते हैं, उससे निकलती है और अटलांटिक महासागर में जाके गिर जाती है। और ये दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका तथा लेसोथो के मध्य में अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। और हंटर नदी, फ्लिंडर्स नदी और गिलबर्ट नदी, ये जो 3 नदियां हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की नदी है।
इसमें फ्लेंडर्स, गिलबर्ट और हंदर, इनको ध्यान रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया की है, ये भी पूछी जा सकती है आपसे। अगला प्रश्न, ऑरेंज रिवर ध्यान रखिएगा नहीं है। यदि घड़ियों की दो सुइयां 3 मिनट के अंतराल पर है तो दोनों के बीच में कोण कितना होगा? तो मिनट के बीच में कोण कितना होता है? 1 मिनट में 6 डिग्री का होता है, तो 3 मिनट में 18 डिग्री का हो जाएगा। 3 मिनट के अंतराल पे अगर है तो 18 डिग्री का कोण वो बन जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट है। अगला प्रश्न, यदि किसी सांकेतिक भाषा में NOR को 2 3 6 लिखा जाता है तो उसी भाषा में REST को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, क्या लिखा जाएगा ये बताइए आप। अब ये रेस्ट यानी कि 4 चीजें, 4 अक्षर है, यहाँ पे NOR को 3 चीजों में लिखा जाता था। अब इस प्रश्न को आप कैसे करेंगे? N और O बराबर 1 बराबर 2 और 3 के बीच में अंतर की वर्णमाला इसमें सेट की गई है, और OR बराबर 3 ऐसे ये सेट किया गया है। इस तरीके से आप इसका उत्तर निकालेंगे, तो मैं उत्तर आपको बता दे रहा हूं कि इसका उत्तर क्या होगा, आप निकाल लीजिएगा 16 19 5 6, 16 19 और 5 6, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:5 है। यदि स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 350 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सामान्य सा प्रश्न है, इसको आप 2x और 5x इसको ले लीजिए, तो ये 7x बराबर 350 हो जाएगा, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये 50 आ जाएगा। पूछ रहा है लड़कियों की संख्या, तो 5 से गुणा कर दीजिए, 5x है ना लड़कियों की, तो ये 250 हो जाएगी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो व्यक्ति ए और बी किसी कार्य को मिलकर पूरा करते हैं, ये दोनों उसी कार्य को अकेला क्रमशः 30 और 40 दिन में पूरा करते हैं। यदि इन्हें 2100 रुपए का भुगतान किया जाता है तो बी का हिस्सा कितना होगा? ये भी सामान्य सा ही प्रश्न है। ए और बी अलग अलग काम करते हैं, तो ए अपना 30 दिन में, बी 40 दिन में करता है ना। तो अब वैसे हम देखें तो 3 दिनों का कार्य का अनुपात अगर इनका निकालें, वैसे 3 दिनों में पूरा करते हैं, 3:4 आ जाएगा। ए और बी का 4:3 के कार्य का अनुपात ये आ जाएगा, तो शेयर भी 4 उसी हिसाब से बटेगा। तो इसमें ए का शेयर अगर आपसे पूछा जा रहा है और बी का शेयर पूछा जा रहा है, तो इसमें किससे, बी का पूछा जा रहा है, तो 3 और 4 का अनुपात हो जाएगा, तो बी का जो हिस्सा होगा, अगर इसको 3 और 4 7 हो जाएगा, तो 2100 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 300 आएगा, और बी का हिस्सा 3 के अनुपात में है, तो 3 गुणे 300 बराबर ये 900 हो जाएगा, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किस राज्य की कैबिनेट ने शक्ति विधेयक को मंजूरी दी है? शक्ति विधेयक को मंजूरी देने वाला जो कैबिनेट है वो महाराष्ट्र सरकार ने दिया है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। किसने दिया है? महाराष्ट्र सरकार ने, तो बी ऑप्शन सही है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के प्रति जो जागरूकता या जो ये जघन्य अपराध होता है, इसको समाप्त करने के लिए 10 दिसंबर 2020 को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है ना, 10 दिसंबर को, तो 10 दिसंबर 2020 को मानवाधिकार के अवसर पर महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के द्वारा शक्ति विधेयक को मंजूरी दी गई है। तो बलात्कार या के गैर घातक मामले, वैवाहिक दुष्कर्म को अगर छोड़ दिया जाए तो कठोर और अनिवार्य दंड के दायरे में आएंगे, ऐसा यहाँ प्रावधान किया गया है। मृत्यु दंड तक की इसमें व्यवस्था की गई है, तो ये महाराष्ट्र सरकार ने शक्ति विधेयक पास किया। फतेह फर्स्ट, जिसका सफल परीक्षण किया गया, किस देश की स्वदेशी रॉकेट प्रणाली है? तो ये पाकिस्तान की स्वदेशी रॉकेट प्रणाली है, नाम से आप जान सकते हैं। 140 किलोमीटर की दूरी का लक्ष्य ये साध सकती है, और ये गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक रिपोर्टिंग इंडिया के लेखक कौन है? तो रिपोर्टिंग इंडिया जो पुस्तक है, इसके लेखक है प्रेम प्रकाश। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने अभी क्या किया है, इस पुस्तक का विमोचन किया है, रिपोर्टिंग इंडिया का, और भारत के इतिहास का ये वर्णन करती है, जो स्वतंत्रता के पश्चात का इतिहास है। और ये किताब इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका एक तो इतिहास जो बात का बता रही है, और दूसरा ये जयशंकर प्रसाद जी ने विदेश मंत्री इस समय है, पहले ये सॉरी विदेश सचिव हुआ करते थे, अब विदेश मंत्री हैं, तो उन्होंने विमोचन किया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेम प्रकाश। अगला जो प्रश्न है, हनुकाह पर्व कहां पर मनाया जाता है? नहीं, किसके द्वारा मनाया जाता है? हनुकाह पर्व मनाया जाता है किसके द्वारा? बौद्ध, मुस्लिम, यहूदी, जैन। तो हनुकाह जो पर्व है ये यहूदियों द्वारा मनाया जाता है। ये किसका त्योहार है? हनुकाह यहूदियों का, यहूदियों का ये त्योहार है। और इजराइल के इतिहास के अनुसार यह पर्व जेरूशलम स्थित दूसरे मंदिर के पुनर्लोकार्पण तथा यहूदी समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता के लिए ये मनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा है कहाँ मनाया जाता है, तो इजराइल में, जहां पे यहूदी रहेंगे ना, वहीं पे तो मनाया जाएगा। अगला जो प्रश्न है,
किस नदी पर जल्द ही रामायण क्रूज सेवा शुरू की जाएगी? तो ये कौन सी नदी है रामायण क्रूज सेवा शुरू करेगी? तो ये सरयू नदी है। अयोध्या में ये रामायण क्रूज सेवा शुरू की जानी है। स्थान भी आप याद कर लीजिए और सरयू नदी भी आप ध्यान में रखिए। एक चीज याद रहेगा तो आपको दूसरा पता रहेगा, क्योंकि इतना तो पता ही होगा कि अयोध्या में सरयू नदी बहती है। ठीक है, और इसका उद्देश्य होगा पवित्र सरयू नदी के जो प्रसिद्ध घाट हैं उनकी यात्रा श्रद्धालुओं को कराई जाए। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, राजाओं की घाटी कहाँ पर स्थित है? मिस्र, नाइजीरिया, यूनान, तुर्की। बचपन में आपने इसको पढ़ा होगा, बहुत छोटा सा जीके का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है मिस्र में स्थित है। राजाओं की घाटी या वादी अल मुलुक मिस्र, है ना, वादी अल मुलुक, ये मिस्र में स्थित है। कहां पर स्थित है? मिस्र में। और 25 डिग्री 44 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये सब खैर आपको याद नहीं रहेगा। नील नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, ये याद रखिएगा। किस नदी के? नील नदी के। नील नदी मिस्र में बहती है, तो याद रखिएगा। कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? इसमें जो घास के मैदान दिए हैं इनमें कौन सा शीतोष्ण नहीं है? तीन तो शीतोष्ण है, कौन एक सा नहीं है? तो इसमें जो सवाना है ये शीतोष्ण नहीं है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का अगर हम उदाहरण प्रस्तुत करें तो सवाना उसमें आता है ना, लानोज आता है, कंपोज आता है, सेल्वाज आते हैं, पार्कलैंड आते हैं और सवाना आता है। तो जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है उनमें आता है सवाना। ठीक है, तो और बाकी जो यहाँ पर दिए हैं ये शीतोष्ण कटिबंधीय है। सवाना को छोड़ दिया जाए तो पंपास, बेल्ट डाउन, ये शीतोष्ण कटिबंधीय है और सवाना जो है ये वाला, ये उष्णकटिबंधीय है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, तो सवाना ये उष्णकटिबंधीय है। इसकी लिस्ट आप तैयार कर लीजिए। डेली 30 में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। आप लोग डेली 30 देखिए। डेली 30 देखने से हर दिन एक टॉपिक तैयार होता है और उसको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया जो चैनल का एक लिंक है या आप सर्च करिए ओम पांडे डेली 30 तो तुरंत आपको दिखेगा। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो दूसरे चैनल पर प्रसारित होता है और उसको डेली आप देखिए। उसमें करंट डेली का डेली आपका तैयार होगा और साथ में आपके एक टॉपिक पर 20-25-20 प्रश्न हम लोग डिस्कस करते हैं। बड़ा टॉपिक होता है तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, तो वो भी तैयार होता रहेगा। और वो सबसे सरल तरीका है किसी भी परीक्षा की तैयारी करने का। उसको आप देखिए, कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं आपके उसमें डिस्कस किए हुए टॉपिक से प्रश्न आपके गलत नहीं है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुर्द बांग्लादेश, मधेसी नेपाल, रोहिंग्या म्यांमार, कौन सा सही है? यानी कि वहां पर रहने वाले ये लोग हैं, वहां की ये लोगों की जो सूची दी हुई है कौन सा सुमेलित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कुर्द बांग्लादेशी है क्या? कुर्द जो है, कुर्द बांग्लादेश में नहीं पाए जाते। ये उत्तरी इराक, पश्चिमी ईरान और दक्षिण पूर्व तुर्की, ये यहाँ के निवासी हैं। उत्तरी सीरिया में पाए जाते हैं। बाकी ये दोनों सही है। मधेसी नेपाल सही है और रोहिंग्या म्यांमार सही है। तो सही उत्तर 2-3 हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये दिया हुआ है कुर्द, तो ये कुर्द बांग्लादेश में नहीं पाए जाते, ये ईरान इराक वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो किस रूप में प्राप्त करते हैं? पौधे जो नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। किस रूप में प्राप्त करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन का संयोग से बनता है ये यौगिक नाइट्रेट, उस रूप में प्राप्त करते हैं। और वानस्पतिक वृद्धि के लिए पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, यूरिया डालते हैं तो यूरिया में भी नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और इसकी पूर्ति वायु तथा जल में घुलनशील नाइट्रेट से पौधे करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सी अश्रु गैस है? अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन कार्बाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो अश्रु गैस जो है वो अमोनिया है। अश्रु गैस का प्रयोग कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया जाता है। तो आपसे पूछा जाए प्रश्न कि अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ये गैस हो जाएगी अमोनिया। और इसके मानव नेत्र के संपर्क में आने से आंखों में जलन होने लगती है, आंखें आंसुओं से भर जाती है, आंसू टपकने लगते हैं, है ना। और अल्फा क्लोरो एसीटोपिनान और क्रोलिन, इसमें जो गैसें हैं वो प्रमुख गैसें यही हैं। और अश्रु गैस में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अमोनिया, ये दोनों नाम भी याद रखिएगा, अल्फा क्लोरो एसीटोफिनान और क्रोलिन। अगला प्रश्न, रॉबर्ट वेबस्टर निम्नलिखित में से कौन से एक क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? हृदय विज्ञान, इन्फ्लुएंजा, HIV एड्स, अल्जाइमर। तो रॉबर्ट जो वेबस्टर हैं ये इन्फ्लुएंजा वायरस, न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक, 1957 में
जंतुओं और मनुष्यों में इन्फ्लुएंजा वायरस के जो एक प्रकार का जो वायरस है, इसके उत्तरदायी होने की बात इन्होंने की थी। इसी के लिए जाने जाते हैं। इन्फ्लुएंजा पर 50 से भी अधिक वर्षों तक इन्होंने कार्य किया और इन्फ्लुएंजा के वायरस की पहचान की उन्होंने और उसे अलग किया और इसके टीके के विकास के लिए उन्होंने कई अनुसंधान किए। तो जब भी इनका नाम रॉबर्ट वेबस्टर का पूछा जाएगा तो इन्फ्लुएंजा वायरस ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, वह कौन सा रोग है जो प्रायः बड़े पक्षियों में ही फैलता है? तो बड़े पक्षियों में जो फैलने वाला रोग है वो है एवियन इन्फ्लुएंजा। किसमें? एवियन इन्फ्लुएंजा किसमें फैलता है? बड़े पक्षियों में। बर्ड फ्लू या पक्षी इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा, और एक विषाणु जनित रोग है, ये ध्यान रखिएगा, विषाणु जनित रोग है। आपको बताना चाहता हूं कि इसके लिए हम जल्द ही एक प्रैक्टिस सेट लॉन्च करने जा रहे हैं जीआईसी लेक्चरर के लिए। जीएस की अगर आप इसके प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रश्नों की, तो आप उससे अच्छा माध्यम नहीं पा सकते और उसमें ज्यादा मात्रा में टेस्ट होंगे, 40-40 क्वेश्चन के जैसे प्रश्न आपके आयोग में आएंगे, वैसे ही हम प्रैक्टिस इसकी कराने वाले, ऑनलाइन और पीडीएफ दोनों आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आप 6307281212 पर कांटेक्ट करिए, मैसेज करिए, है ना, जीआईसी लेक्चर टेस्ट सीरीज करके भेज दीजिए और वहां पर आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो ये जो विषाणु होते हैं इन्फ्लुएंजा, ये टाइप ए विषाणु होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इन्फ्लुएंजा ये टाइप ए विषाणु इनको कहते हैं। आमतौर पर ये पक्षियों में पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी मानव में भी ये पाए जाते हैं। स्तनधारी जो भी है उनमें भी ये पाए जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि केवल